हेलो बच्चों, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था अंतिम में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के विषय में, और इनमें डिफरेंस बताया था, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था कि संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का, सरकार का होता है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले वर्कर्स के काम के घंटे फिक्स होते हैं। अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। छुट्टी लेने पर उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है। रिस्क कवर होता है, दुर्घटना बीमा होती है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। रिटायर होने पर उनको पेंशन की व्यवस्था होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज या सुविधा संगठित क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। यानी ना उनके काम के घंटे निर्धारित होते हैं, ना कोई रिस्क कवर होता है, और छुट्टी लेने पर उनके वेतन से उस दिन का पैसा वेतन काट दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हुई थी। आज आपको हम बताएंगे कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्कर्स, जो मजदूर काम कर रहे हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो आज वर्तमान समय में हमें देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर संगठित क्षेत्र अपने आप को असंगठित क्षेत्र की तरफ भगा रहे हैं। कारण ये होता है कि यहाँ उनको फायदा बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। जैसे मजदूरों से वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवा सकते हैं। और आपको हमने पहले बताया कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो अब चर्चा करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जिनको अपना करके हम ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का संरक्षण कर सकते हैं। जिनमें पहला है, सरकार जब सेक्टर्स पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, यानी असंगठित क्षेत्र के ऊपर आपको हमने बताया था इसके पहले कि सरकार जो भी नियम इनके ऊपर लागू भी करती है तो ये लोग उसका फॉलो नहीं करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब असंगठित सेक्टर पर सरकार नियंत्रण ही नहीं कर पा रही है तो इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं अगर दे देती है तो ये सुविधा प्रदान करके इनको बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसानों को खाद बीज के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आपको हमने बताया था उनको साहूकारों से ऋण कर्जा लेना पड़ता था जिनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। तो अगर खाद बीज और कृषि यंत्रों के लिए सरकार सस्ते दामों पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा दे, और तो जब सस्ते दर पर इनको ऋण उपलब्ध होगा, खाद बीज समय पर इनको उपलब्ध हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन जब बढ़ जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ग्रेन होगा, अनाज होगा, उसको बेचने के लिए सरकार बाजार उपलब्ध करा दे। तो इस तरह से अगर सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का संरक्षण किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्रों में जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, तो इन छोटे बिजनेसमैन के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करा दिया जाए और निर्मित माल के लिए इनके लिए भी बाजार उपलब्ध करा करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। अगली पॉइंट जो आती है वो है
छोटी जाति के लोगों को बिजनेस करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सुरक्षा दे करके, जैसे मान लीजिए आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना व्याप्त है। छोटी जाति का कोई व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके यहाँ बड़ी जाति के लोग सामान खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो इन सब समस्याओं से अगर मतलब जातिवाद को खत्म कर दिया जाए और लोगों के अंदर एक नई सोच आए तो इन समस्याओं का समाधान करके भी इनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके बुक में, वो है स्वामित्व आधारित क्षेत्र, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो आपको हम दो चीज इसमें बताते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर या जहां के उद्योगों पर नियंत्रण सरकार का होता है, पूंजी सरकार की लगाई जाती है और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की कीमत फिक्स होती है और ऐसी कीमत निर्धारित की जाती है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोग उस वस्तु का इस्तेमाल कर सकें। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत एक लाइन में कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जन कल्याण होता है। जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उद्योग लगाए जाते हैं तो उसमें पूंजी स्वयं की लगती है, मैनेजमेंट स्वयं का होता है और लाभ और हानि भी स्वयं का होता है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम ही में से कोई अगर किसी क्षेत्र में, किसी इंडस्ट्री में पूंजी का निवेश करता है तो लाभ कमाने के लिए ही करेगा, ना कि जन कल्याण के लिए करेगा। यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उद्योग लगाए जाते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यहाँ आपको हम बता दें कि एक चीज़ और होता है, जैसे एक क्वेश्चन पुटअप होगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं और गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है, मतलब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो भी काम करता है या किया जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है धन कमाना। आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था कि मान लीजिए सचिन है या जो भी क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो जन कल्याण के लिए नहीं खेल रहे हैं, बल्कि पैसे के लिए खेल रहे हैं। अमिताभ जी का हमने एग्जाम्पल दिया था कि हाजमोला का प्रचार करते हैं तो समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। यानी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं संचालित की जाती हैं उसका एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। जबकि गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो भी काम किए जाते हैं उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि आत्मसंतोष के लिए किया जाता है। और इसमें भी आपको हमने बताया था कि आप दिन भर में कोई भी एक अच्छा काम कीजिए तो आपके मन को संतोष मिलता है, मन को शांति प्राप्त होती है। इसको भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि आप साइकिल से घर जा रहे हैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद में, रास्ते में कोई कमज़ोर व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांग लेता है और आपके घर से कुछ दूर आगे उसका घर है, लेकिन उसके घर तक अगर आप पहुंचा देते हैं, आपने वहां भी काम किया, आपके द्वारा काम किया गया, लेकिन उसका कोई वो पैसा नहीं देता है, देता है केवल आशीर्वाद देता है, आशीष देता है। तो इस तरह से किए गए कार्य से आपके मन को शांति मिलती है। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर यही खत्म होता है। और इस चैप्टर के अंतिम पार्ट में आप लोगों को हमने बताया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जिसमें आप लोगों को हमने बताया कि इनको कुछ सुविधाएं, जैसे असंगठित क्षेत्र पर सरकार नियंत्रण नहीं रख पा रही है
तो कोई बात नहीं है, सरकार इनको कुछ सुविधाएं दे करके इनके स्तर में सुधार किया जा सकता है या कर सकती है। और वो सुविधाएं आपको हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को खाद बीज के लिए तथा कृषि यंत्रों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करा दे, और जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करा दे, तो इनको बचाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र के जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी हमने बताया था कि जैसे छोटे छोटे जो दुकानें हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए या फैक्ट्री लगाए हैं उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध करा करके और निर्मित माल के लिए बाजार उपलब्ध करा करके इनको बचाया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों को हमने बताया कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र का डिवाइड किया, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं आपको हमने बताया, निजी क्षेत्र किसे कहते हैं ये आपको हमने बताया, और अंत में आप लोगों को हमने बताया आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर होता है। चैप्टर यही खत्म होता है। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे भी हमने लिखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, और नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, और इसका आंसर आपको कमेंट में लिख के दिखाना है, कॉपी में भी लिख के दिखाना है। कॉपी में किसी भी कंडीशन में ये सारे आंसर अंकित होने चाहिए। क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। सेकंड क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। थर्ड है प्रखंड बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है। और चौथा है संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। छठवां है भारत में काम का अधिकार के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। और सातवां क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके